हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एमसीक्यूज जो होंगे मान की कीमत लोच और यानी पूर्ति की लोच और उपयोगिता और उपभोक्ता संतुलन पर आधारित एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, कीमत लोच गुणांक का सूत्र है। यहां पर दे रखे ए बी सी डी ऑप्शन, यानी 4 ऑप्शन दे रखे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। बी है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू इंटू पी अपॉन क्यू। यह है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू क्यू अपॉन पी। और डी ऑप्शन है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू इंटू पी अपॉन क्यू। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको क्वेश्चन था कि कीमत लोच गुणांक का सूत्र। तो कीमत लोच गुणांक का सूत्र क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन सा है इसका राइट आंसर? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए गाइस, इसको याद करने का एक सही तरीका बता रहा हूं मैं। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यहां पर क्या क्यू है, कहीं पी है, कहीं डेल्टा है, कहीं नहीं। सिंपल सा आपको क्या होता है, ट्रिक बताऊंगा। देखिए यहां पर है डेल्टा क्यू और डेल्टा पी, यानी पहले क्या है डेल्टा डेल्टा वाले हैं, और फिर दूसरा क्या है कि देखिए यहां पी के यानी जस्ट क्या करेंगे आप गुणा में, यानी जो तिरछे में है पी लिखेंगे, और यहां देखो डेल्टा क्यू के यानी जो इस साइड है वो क्या है क्यू है। यानी यहां पर डेल्टा क्यू है तो इस साइड में क्या होगा, तिरछे में क्यू होगा, और यहां डेल्टा पी है और इस साइड क्या है सिंपल पी है। तो इस प्रकार से ये आपको आसानी से याद होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। यदि ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 है तो मांग की लोच होगी, यानी क्या होगी? पूर्णतः लोचहीन है, या इकाई के बराबर है, या पूर्णतः लोचपूर्ण है, या इकाई से कम है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णतः लोचहीन है। 0 लोच का यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 का मतलब लोचहीन है। 0 है, 0 का मतलब लोचहीन, यानी उसमें किसी भी प्रकार का लोच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, आय की लोच को मापा जा सकता है। आय की लोच को मापा जा सकता, आय की लोच। तो आय की जो क्या लोच होती है वो क्या है? आय में परिवर्तन के कारण से क्वांटिटी में जब क्या होता है परिवर्तन होता है। तो इसका क्या होगा, सूत्र क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जितने भी ऑप्शन है ये आपके गलत है। हमेशा जिसके कारण से परिवर्तन होता है वो क्या होता है? नीचे होता है, यानी ये स्वतंत्र चर है। देखो कि आय में परिवर्तन के कारण से क्या हो रहा है, इसमें प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए ये नीचे आएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू। देखिए इसके तिरछे में जाओ तो क्या लिख दो, यहां पर वाई लिख दो, और इसके तिरछे में जाओ तो क्यू लिख दो, बस सिंपल सी बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यदि आय की लोच अधिक है, माना कि क्या है आय की लोच अधिक है, तो वस्तु का रूप होगा, यानी वस्तु किस प्रकार की होगी? यदि आय की लोच बहुत अधिक है, कहने का मतलब इकाई से अधिक है, तो वो कौन सी प्रकार की वस्तु होगी? यानी विलासिता होगी, या अनिवार्य होगी, या संबंधित होगी, या घटिया वस्तु होगी। तो गाइस क्या होगा, यानी अधिक लोच किसकी होती है? विलासिता पूर्ण की होती है, जबकि अनिवार्य वस्तुओं की लोच क्या होती है? अधिकांशतः ये यानी ये कैसे होती है? बेरोजगार होती है। और तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? विलासिता, क्योंकि विलासिता वस्तुओं के यदि क्या रेट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो वो आप उनकी मांग को कम करते हैं, और यदि कम हो जाएगी तो उनकी मांग ज्यादा हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ति की लोच को मापने का सूत्र है। पूर्ति की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पूर्ति की लोच की बात हो रही है यहाँ पर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई
हम किसके द्वारा माप करते हैं उसका सूत्र क्या है। तो यहां पर देखो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी अपॉन पी, और बी वाला ऑप्शन है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, और सी वाला ऑप्शन है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू डिवाइड बाय पी अपॉन डेल्टा क्यू, या फिर डी वाला है ए प्लस बी, दोनों सही है। तो यहां पर देखो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू, जो पूर्ति की लोच क्या होती है, क्वांटिटी में परिवर्तन, यानी पूर्ति में परिवर्तन बटे कीमत में परिवर्तन। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या बैठ रहा है, सही बैठ रहा है। अब बी वाले ऑप्शन को देते हैं, ये क्या है, क्वांटिटी में परिवर्तन, और क्या है ये, कीमत में परिवर्तन। यहां पर देखो तो आपका ये वाला सूत्र है, जब हम इस वाले सूत्र को हल करेंगे, ये क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। तो इसको ये भाग में है, जब भाग को हम क्या करते हैं कि गुणा में बदलते हैं तो क्या आता है, तो देखो जो भाग से पहले का निशान है वो तो वही आता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू, और जो दोबारा वाला निशान हो जाता है वो क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, पी अपॉन डेल्टा पी, यानी हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी जो ये वाला सूत्र है इसको हम दूसरा रूप क्या लिख सकते हैं, दूसरा रूप हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो देखो ये सेम जो फॉर्मूला यहां पर आ रहा है, कहने का मतलब ए और बी वाला ऑप्शन भी सही है। यहां पर देखो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ये हमने क्या कर दिया, इधर से उधर ले गया इनको, तो गुणा में जब हम क्या करते हैं आगे पीछे लिखते हैं तो उसका फर्क नहीं पड़ता। यानी हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, यानी हमने क्या करते हैं, इस डेल्टा पी को हमने इधर ला दिया, गुणा आ गया पी अपॉन क्यू। तो यानी हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, यानी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। यानी चाहे आप ऐसे में बोलो, भाग वाले में बोलो, चाहे आप गुणा वाले रूप में बोलो, तो ए और बी वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, आपका राइट हो रहा है। यानी यहां पर ये दोनों सूत्र हमारे क्या है, सही है। देखिए क्या होता है कि एग्जाम में जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, यूसेट हो गया, यूजीसी नेट हो गया, तो इनमें क्या होता है कि सेम जैसा ऑप्शन हमको लगते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि जल्दीबाजी से जो है पूरा क्वेश्चन नहीं देखते हैं, वो पूरे जो ऑप्शन नहीं देखते हैं, और हमने क्या करते हैं पहले वाले ऑप्शन को देखे कि अच्छा हाँ यार ये तो सही है, और हमने क्या करते हैं इस पे टिक लगा दे, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको ध्यान देना चाहिए कि क्या ये सॉल्व करके तो नहीं दे रखे आगे, यानी यही वाला जो फॉर्मूला है इसको उसने क्या कर दिया, यहां से भाग से आप क्या हो गया, गुणा में बदल दिया गया है, इसलिए ए और बी दोनों ऑप्शन यहां पर क्या हो रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, जब पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो उस पर पूर्ति की लोच होगी, क्या होगी, कम होगी, अधिक होगी, शून्य होगी, या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, देखिए यहां पर मैंने इससे संबंधित क्या मैंने चित्र बनाया है, ये आपका उत्पादन, ये कीमत है, और ये क्या है, एस वक्र है, और ये क्या S1 वक्र है। तो ये क्या हो रहे हैं कि ये जो S वक्र है और S1 वक्र है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, काट रहे हैं, ये एक दूसरे को काट रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो पूर्ति की लोच होगी वो अधिक होगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत FAD, इसके लिए जो शॉर्ट नेम है उसके लिए बोलते हैं FAD, यानी फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी का प्रतिपादन किया था। यानी फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी, यानी खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत किसने दिया, यानी इसका फाउंडर कौन है, मतलब तो इसका जो प्रेजेंटेशन किसने दिया था, तो वो दिया था आपका
किसने दिया था? अमर्त्य सेन ने। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है तटस्थ वक्रों का प्रयोग सर्वप्रथम 1881 में किया गया था। पैरेटो द्वारा, टिक्स द्वारा, एजवर्थ द्वारा और मेयर्स द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एजवर्थ द्वारा। फिर क्या हुआ? फिर इसका विकास किसने किया? पैरेटो ने किया। और लास्ट में जो पूरी डिटेल में जो किसने दिया? ये हिग्स के द्वारा इसका वर्णन किया गया। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने, ये सब क्वेश्चन मैंने यानी जितने भी वीडियो बनाई हैं उनमें इसका पूरा निचोड़ है। मैंने डी में आपको समझा रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे हैं? एमसीक्यूज के रूप में, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? तटस्थ वक्र प्राथमिकता विश्लेषण पर आधारित है, जिसका दृष्टिकोण है क्या क्रमवाचक है, संख्यात्मक है, उपयुक्त दोनों है, या उपयुक्त में से कोई सा नहीं। यानी जो हमारा उदासीन वक्र है या तटस्थ वक्र है, तो उसमें क्या होता है कि प्राथमिकता विश्लेषण पर आधारित है वो। तो ये इसका दृष्टिकोण जो है किसी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रमवाचक। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो मार्शल का जो सिद्धांत था, तो उसको इन्होंने गलत बताया। और इन्होंने कहा है कि हम क्या कर सकते हैं, इनको जो प्राथमिकता के आधार पर क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी वस्तु ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी क्रमवाचक दृष्टिकोण इन्होंने बताया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। एक तटस्थ वक्र, यानी जिसके लिए बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है, या मूल बिंदु की को स्पर्श करता है, या मूल बिंदु की ओर यानी अवनतोदर होता है, या मूल बिंदु से विपरीत दिशा में उन्तोदर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है। उन्तोदर का मतलब होता है कॉन्वेक्स। देखो, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। तो जो क्या होता है, तटस्थ यानी जो वक्र होता है, तटस्थ वक्र ये कैसे होते हैं? यू में होते हैं, यानी ये मूल बिंदु की ओर क्या होते हैं? मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होते हैं, यानी कॉन्वेक्स साइज में होते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। क्या तटस्थ वक्र का आकार एल आकार का होता है? यानी जो आपका अंग्रेजी का जो कैसा आकार है? एल आकार होता है। जबकि यानी जो तटस्थ वक्र है वो एल आकार किस स्थिति में होता है? जबकि दोनों वस्तुएं गिफिन हो, दोनों वस्तुएं पूर्ण पूरक हो, दोनों वस्तुएं निम्न श्रेणी की हो, और या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दोनों वस्तुएं पूर्ण पूरक हो। जब दोनों वस्तुएं कैसे होती है? पूर्ण पूरक होती है, तब हमारा जो क्या होगा, तटस्थ वक्र होगा, उसका आकार कैसा होगा? जैसे अंग्रेजी का जो एल अक्षर होगा, यानी वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी एल डिग्री का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्या तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं? क्योंकि मतलब ये जो क्या तटस्थ वक्र है, ये एक दूसरे को नहीं काटते, ऐसा यानी क्या कारण है? तो देखो, वह एक दूसरे के समांतर होते हैं, या फिर वह सम संतुष्टि प्रदान ही करते हैं, या वह समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13 इज वह सी, द ऑप्शन नंबर सी, वह समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। यानी यदि वो क्या करेंगे, यदि ये वक्र क्या करेंगे, एक दूसरे को काटते हैं, तो जिस बिंदु पर ये काटेंगे वो क्या होते हैं? समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसलिए ये क्या नहीं करते, ये एक दूसरे को काटते नहीं है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14। एक उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति पर होता है जहां पर तटस्थ वक्र आय रेखा को स्पर्श करता है, बजट रेखा को स्पर्श करता है, कीमत रेखा को स्पर्श करता है, या दूसरी तटस्थ वक्र को स्पर्श करता है। तो राइट आंसर क्या होगा कि बजट रेखा को स्पर्श करता है, यानी उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति में होगा जहां पर क्या करता है, तटस्थ वक्र क्या करता है, बजट रेखा को स्पर्श करता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन है, यानी तटस्थ वक्र के प्रत्येक बिंदु पर घटती हुई संतुष्टि बताता है, समान संतुष्टि बताता है, असमान संतुष्टि बताता है, या नीचे स्तर को बताते हैं। बताइए क्या होगा? तटस्थ वक्र के प्रत्येक बिंदु पर
ये मैंने आपको क्या बताया, तटस्थ वक्र बताया। या चलिए हम दूसरा बना देते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका तटस्थ वक्र है। माना कि ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। तो देखो इस पर क्या होगा कि ए और बी ऐसी कर्व है। तो यहां पर बिंदु ए और बिंदु बी पर समान संतुष्टि को बताता है। ये जो बिंदु ए और बिंदु ए है, यानी इस पर हम कितने भी बिंदु खींच सकते हैं, तो ये समान संतुष्टि को प्रदर्शित करता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16। जब कुल उपयोगिता अपने उच्चतम स्तर पर होती है, जब कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी अपने उच्चतम स्तर पर होती है, तो सीमांत उपयोगिता होती है। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 1 होती है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0, या मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर 1, और मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन, या क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन 1। तो क्या होगा, यहां पर देखिए आप कि जब क्या है, कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी अपने उच्चतम स्तर पर होती है, यानी सबसे अधिक होती है, तो सीमांत उपयोगिता कितनी होती है। तो देखो ये क्या है, सीमांत उपयोगिता हमेशा घटती जाती है और फिर 0 होती है और 0 से ऋणात्मक होती है। तो देखो जब ये अधिकतम स्थिति पर है टोटल यूटिलिटी, तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी कितने पर है, 0 पर है। यानी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0। तो ये देखो यहां पर क्या है, ये 0 अक्ष है, ये ओ एक्स का मतलब है ये 0, ये 0 पर है यहां पर, और ये कितना है, ये अधिकतम स्तर पर है। नाउ जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता होती है, बढ़ती जाती है, या फिर गिरने लगती है, या सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है, या स्थिर होकर बढ़ती है। क्या है क्वेश्चन है कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, यहां पर देखो मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता जब क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तब कुल उपयोगिता कैसे होती है, तो क्या है, बढ़ती है या गिरने लगती है, सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है, या स्थिर होकर बढ़ती है। तो क्या है इसका आंसर कि ये जो कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है यहां पर, यानी गिरने लगती है, तो ये भी क्या होती है, गिरने लगती है। जब ये क्या हो रही है, ऋणात्मक हो रही है, तो ये क्या हो रही है, थोड़ी सी गिरने लग जाती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18। पूर्ण संतुष्टि का स्तर है जहां मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 1, मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन 1, और मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू mu के बराबर है। तो पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है, देखिए इसी चित्र में देखिए पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है ए वाला बिंदु, ए वाला ई यानी पूर्ण संतुष्टि वाला भी ये बिंदु है। हम यहां पर लिख सकते हैं पूर्ण संतुष्टि का इस तरह, ये वाला जो पॉइंट है एक ऐसा है पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है। यहां पर क्या है, मार्जिनल इज यूटिलिटी इज इक्वल टू 0 है। आपको जब मैंने विस्तृत रूप से यानी यूटिलिटी वाला यानी जो उपयोगिता वाला चैप्टर है, जब मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया कि जैसे यदि हमें कोई क्या देगा, रोटी देगा, ठीक है, देगा मान बात क्या कि पहले उसने एक रोटी दी, फिर 2 रोटी दी, 3 रोटी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमारा पेट भर जाएगा, यानी उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी हमारे लिए, तब उस स्तर को बोलते हैं पूर्ण संतुष्टि का स्तर। तो इसका क्या हो जाएगा कि पूर्ण संतुष्टि का स्तर कौन सा होता है, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0 होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19। पूर्ण संतुष्टि स्तर का पर कुल उपयोगिता होती है। अब देखो ये क्या पूर्ण संतुष्टि वाला बिंदु है, पूर्ण संतुष्टि वाले बिंदु पर कुल उपयोगिता होती है, तो देखो होती कितना होती है, अधिकतम होकर स्थिर हो जाती है, या घटती जाती है, या तेजी से बढ़ती है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा, राइट आंसर इज क्या अधिकतम होकर स्थिर हो जाती है यहां पर, यानी ये जो अधिकतम बिंदु पर होती है जब सीमांत उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर होती है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। सीमांत उपयोगिता का सूत्र है टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1, या फिर ये वाला है, या फिर सी वाला ऑप्शन है टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n प्लस 1, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले वाला, यानी सीमांत उपयोगिता जो है कैसे निकाली जाती है, जितनी कुल उपयोगिता होगी
और उससे पहले वाली यानी जस्ट एक इकाई पहले से जितनी कुल उपयोगिता मिल रही होगी उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें सीमांत उपयोगिता क्या होती है, हासिल होती है। तो गाइस आज की वीडियो में आपने पढ़े हैं 20 MCQs। These MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, चाहे आप यानी 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हो, चाहे आप जैसे TGT हो, PGT हो, या फिर NBS हो, या प्रवक्ता की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, पॉज करके रोकिए और इन क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो गाइस यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू गाइस।